हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरसाइट एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ दीपशिखा। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 7 आवर कंट्री इंडिया, यानी कि हमारा देश भारत। तो आज हम यहाँ पर भारत के यानी इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जानेंगे इंडिया के पॉलिटिकल और फिज़िकल डिविजन्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसका जोग्राफिकली एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि भौगोलिक विस्तार बहुत ज़्यादा है। इसके नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशियन। अगर हम इसे कुछ इस तरीके से देखें, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट पार्ट। तो यहाँ पर आपके हिमालयाज़ हैं, यहाँ पर आपके यानी कि ईस्ट साइड में आपका बे ऑफ बंगाल है, साउथ में इंडियन ओशियन है और वेस्ट में अरेबियन सी है। इंडिया को हम इंडियन पेनिनसुला के नाम से भी जानते हैं। तो इंडिया को इंडियन पेनिनसुला क्यों कहते हैं, इससे पहले हम जानते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है। The peninsula is a piece of land that is surrounded by water on 3 sides। तो पेनिनसुला वो लैंड पार्ट होता है, यानी कि भूमि का वो हिस्सा होता है जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता है। तो ये मान लीजिए इंडिया का लोअर पार्ट है। तो ये जो ईस्ट वाला साइड है, ये वेस्ट और ये इसका साउथ। तो यहाँ हमने पढ़ा कि यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशियन है और यहाँ अरेबियन सी है। तो क्योंकि इंडिया 3 साइड से, इंडिया का जो लोअर पार्ट है आपका, वो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, तो इसी वजह से इंडिया को इंडियन पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इंडिया को भारतीय प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो विस्तार है इंडिया का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का, वो 3200 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट, यानी कि ईस्ट से वेस्ट का जो विस्तार है इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक का जो विस्तार है वो है 2900 किलोमीटर्स। इंडिया जो है, यहाँ पर हमें बहुत सारे माउंटेन्स देखने के लिए मिलते हैं। इंडियन डेज़र्ट भी है, यानी कि ग्रेट इंडियन डेज़र्ट है इंडिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं और अनइवन प्लेटू सरफेस भी देखने के लिए मिलते हैं। जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के साथ हमें देखने के लिए और जानने के लिए मिलता है। यानी इंडिया का जो क्लाइमेट है, जो वेजिटेशन है, जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें देखने के लिए मिलती है। इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आपका चाइना आता है और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री में इंडिया आता है। लोकेशनल सेटिंग जो है इंडिया की, यानी कि इंडिया की जो स्थिति है अर्थ पर, अब उसे जानते हैं। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, तो ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ हेमिस्फेयर। जो इंडिया है वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलमोस्ट इंडिया के मिडिल में से होकर गुजरती है। साउथ टू नॉर्थ का जो मेन लैंड का इंडिया का एक्सटेंड है, यानी कि दक्षिण से लेके आपके उत्तर का मेन लैंड का जो विस्तार है इंडिया का, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। वेस्ट से ईस्ट का जो एक्सटेंट है इंडिया का, वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड तक। तो यहाँ पर हमने पढ़ा इंडिया की अर्थ पर लोकेशनल सेटिंग के बारे में, यानी कि अर्थ पर इंडिया की जो स्थिति है उसके बारे में। अर्थ पर इंडिया की जो लोकेशनल सेटिंग है उसकी वजह से इंडिया का जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो देशांतरीय विस्तार है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो हो जाता है आपका 29 डिग्री के लगभग। इस 29 डिग्री के लगभग लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से जो इंडिया का टाइम है उसमें भी हमें
डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। इंडिया के जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट हैं उन पर जो भी 2 प्लेसेस लोकेटेड हैं उनके बीच में लगभग हमें 2 आवर्स के बीच का डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। इंडिया के ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट में गुजरात। तो इंडिया के मैप को हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ पर मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपका गुजरात। तो जो अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़ होता है वो गुजरात में होने वाले सनराइज़ से 2 घंटे पहले ही हो जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब सनराइज़ होगा उसके 2 घंटे बाद आपका गुजरात में सनराइज़ देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से हमें इंडिया के अंदर ही डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइम देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट जानने वाला है कि जब भी इस तरीके की कोई कंडीशन होती है किसी कंट्री में तो वहाँ पर अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, यानी कि एक सिंगल टाइम जोन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लार्ज कंट्रीज़ विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। बड़े जो कंट्रीज़ हैं जिनका ईस्ट से वेस्ट का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारे टाइम जोन्स होते हैं। जैसे कि यूएसए में आपके 7 टाइम जोन्स हैं और कनाडा में आपके 6 टाइम जोन्स हैं। लेकिन इंडिया में भी टाइम का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हम एक सिंगल टाइम जोन ही लेकर चलते हैं। इंडिया में 2 टाइम जोन्स नहीं हैं, सिर्फ एक सिंगल टाइम जोन है। हम इंडिया का जो लोकल टाइम लेते हैं वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड पर लेते हैं और हम इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर क्यों लेते हैं, ये हम अपने पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये जो लॉन्जिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। बात करें अगर इंडिया की नेबर कंट्रीज़ की तो 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इन नेबरिंग कंट्रीज़ की बॉर्डर लेंथ भी कितनी बार एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो इनकी जो बॉर्डर लेंथ है इंडिया के साथ कितनी बॉर्डर लेंथ ज्वाइन करती है इन कंट्रीज़ की, वो ज़रा देख लेते हैं। बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की जो बॉर्डर लाइन जो इंडिया से टच होती है वो है 4096 किलोमीटर्स। भूटान की है आपकी 699 किलोमीटर्स। म्यांमार की है 1643 किलोमीटर्स। चाइना की जो बॉर्डर लेंथ है वो है 3488 किलोमीटर्स। नेपाल की बॉर्डर लाइन 1751 किलोमीटर्स। पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन 3323 किलोमीटर्स एंड अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है वो है आपकी 106 किलोमीटर्स। तो ये आपकी 1 2 3 4 5 6 और 7 नेबर कंट्रीज़ और इंडिया के साथ जो उनकी बॉर्डर लाइन टच करती हैं उनकी लेंथ हमने यहाँ पर जानी। मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इंडिया के आइलैंड नेबर्स के बारे में। इंडिया के 2 आइलैंड नेबर्स हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। अभी हमने जो बात की थी इंडिया के 7 नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, वो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, जबकि श्रीलंका और मालदीव्स इंडिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर्स यानी कि वाटर बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया को सेपरेट करती है श्रीलंका से। ये जो पाक स्ट्रेट है वो एक मैरीटाइम बॉर्डर लाइन है जो कि इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है। और अगर हमें लोकेशन जाननी है मालदीव्स की तो मान लीजिए आपका इंडिया का मैप है, नॉर्थ
साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी में भी आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव यहाँ पर सिचुएटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है इंडिया के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के बारे में। यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ी कंट्री है और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इंडिया को 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर एक करेक्शन कीजिएगा कि इंडिया में 29 स्टेट्स नहीं हैं, 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ नहीं हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और जो सबसे बड़ा या फिर कहें लार्जेस्ट स्टेट कहा जाए एरिया के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा एरिया के अकॉर्डिंग अगर सबसे लार्जेस्ट स्टेट पूछा जाए इंडिया का तो वो है आपका राजस्थान, और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट पूछा जाए एरिया के अकॉर्डिंग तो वो है आपका गोवा। मूव करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। यहाँ पर एक बात और जानने वाली है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा गया है जो इंडिया में डिवीज़न हुआ है स्टेट्स का वो बेसिकली हुआ है लैंग्वेजेस के बेसिस पर। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंडिया के फिज़िकल डिवीज़न के बारे में, यानी कि भौतिक विभाजन के बारे में। तो इंडिया जो है उसमें हमें बहुत सारी फिज़िकल फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और बहुत सारी डाइवर्सिटी के साथ, यानी कि यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, प्लेटूज़ भी हैं, प्लेन्स भी हैं और आइलैंड्स भी हैं। इंडिया का अगर हम मैप कुछ इस तरीके से ले लें, यहाँ पर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, तो यहाँ पर आपको हिमालयाज़ देखने के लिए मिलेंगे। तो जो हिमालयाज़ हैं उसमें भी कैटेगरी हैं। कैटेगरी किस टाइप की? ग्रेट हिमालय आता है आपका, जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका मिडिल हिमालय आ गया जिसे हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट में आपका आता है शिवालिक। तो इसमें भी अगर पूछा जाए कि हिमालयाज़ को कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है तो 3 कैटेगरीज़ में, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, मिडिल हिमालय और हिमाचल, और लास्ट में आपका शिवालिक। अब यहाँ पर हिमालयाज़ का एक मीनिंग भी दिया गया है। हिमालयाज़ का मीनिंग दिया गया है हिम प्लस आलय। तो इसका मीनिंग होता है द अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि हिम प्लस आलय का मतलब है बर्फ़ का घर। तो याद रखिएगा हिमालय का मीनिंग है अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ का घर। यहाँ पर हमने जाना इंडिया के माउंटेन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में, यानी भारत के उत्तरी मैदान के बारे में। ये जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं वो हिमालय के साउथ में सिचुएटेड हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लेवल और फ्लैट होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा समतल होती है यहाँ की ज़मीन। और ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स फॉर्म्ड किए गए हैं अलूवियल डिपॉजिट्स के द्वारा, और ये जो अलूवियल डिपॉजिट है वो लाया गया है आपका इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियों के द्वारा। तो इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ जब बह रही होंगी तो उनके साथ साथ मिट्टी के कुछ छोटे छोटे कण भी आए होंगे जो कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट हो गए होंगे। तो इन्हीं मिट्टी के कणों को हम अलूवियल डिपॉजिट कहते हैं, और ये जहाँ पर जमा हो गए वहाँ पर ही आपके नॉर्दर्न प्लेन्स का बनना स्टार्ट हो गया। अब बात यहाँ पर आई है ट्रिब्यूटरीज़ की। तो ट्रिब्यूटरीज़ उन छोटी छोटी नदियों को कहते हैं जो कि एक मेन नदी में आकर मिलती हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स इस तरीके से फॉर्म्ड हुए, और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड हुए तो इनकी जो ज़मीन है, जो लैंड तैयार हुई वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुई, यानी कि यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलती है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर जानने के लिए वो ये है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा को फॉर्म करती हैं, और उस डेल्टा का नाम है आपका सुंदरबन डेल्टा। ये जो डेल्टा है आपका, इसकी शेप ट्रायंगुलर है। अब जानते हैं कि ये डेल्टा क्या होता है। डेल्टा वो लैंड एरिया होता है जो कि रिवर के माउथ पर बनता है। अब रिवर का माउथ क्या होता है? रिवर का माउथ वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर रिवर जाकर सी में एंट्री कर रही होती है, यानी कि एक रिवर है जिस पॉइंट पर आकर वो
समुद्र में मिलेगी उस पॉइंट को रिवर का माउथ कहा जाता है। अब बात करेंगे हम इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की। तो इंडिया के वेस्ट में हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ड्राई है, हॉट है, और यहाँ की जो वेजिटेशन है वो बहुत ही कम है। यहाँ पर हमें बहुत कम वेजिटेशन देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं इंडिया के साउथ पार्ट की। नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू देखने के लिए मिलता है हमें इंडिया में, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। इसकी शेप ट्रायंगुलर है और इसकी जो लैंड फॉर्म है वो बहुत ही अनइवन है, यानी कि यहाँ की जो लैंड एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा इस पेनिनसुलर प्लेटू का वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह समतल नहीं होगा। यहाँ पेनिनसुलर प्लेटू में आपको बहुत सारी हिल रेंजेस और वैलीज़ देखने के लिए मिलती हैं। इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में, पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट साइड में अरावली हिल्स आपकी देखने के लिए मिलती हैं, और ये जो अरावली हिल्स हैं वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंजेस में से एक हैं। विंध्यास और सतपुरा रेंज भी आपकी पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर ही आती हैं। अब दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, नर्मदा रिवर और तापी रिवर भी पेनिनसुलर प्लेटू में से ही होकर गुजरती हैं, और ये दोनों ही रिवर वेस्ट फ्लोइंग हैं, यानी कि ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये दो रिवर, अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी दो रिवर हैं इंडिया में जो कि वेस्ट फ्लोइंग हैं, तो वो है आपकी नर्मदा और तापी। और ये रिवर पेनिनसुलर प्लेटू में से निकलने के बाद आपकी अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं। पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्ट में हमें वेस्टर्न घाट्स, जिन्हें हम सह्याद्रीज भी बोलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं, और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस हैं, यानी कि इनका विस्तार एक समान रूप से है, जबकि ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये कहीं कहीं से ब्रोकन है और अनइवन है, यानी कि ये कहीं कहीं से टूटे हुए हैं और इनका विस्तार असमान है। इस प्लेटू में कोल और आयरन ओर जैसे मिनरल्स काफ़ी प्रचुर मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में आपको कोस्टल प्लेन्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि तटीय मैदान देखने के लिए मिलते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो काफ़ी नैरो हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो काफ़ी ब्रॉडर हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी देखने के लिए मिलती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये सारी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। ये नदियाँ काफ़ी फर्टाइल डेल्टास भी फॉर्म करती हैं। डेल्टा कैसे फॉर्म होता है ये हम अपने इस चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं। लास्ट में बताया गया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जिस पॉइंट पर जाकर बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं उस पॉइंट पर वो सुंदरबन डेल्टा को फॉर्म करती हैं। इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू के फिज़िकल फीचर्स को और अच्छे से समझने के लिए हम इस मैप की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो ट्रायंगुलर शेप में है, यानी कि त्रिभुजाकार का है। ये जो भी आपको येलो वाला सेक्शन दिख रहा है इस मैप का वो सभी पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर आता है। इस पेनिनसुलर प्लेटू में हमने पढ़ा कि यहाँ पर हमें अरावली रेंज देखने के लिए मिलती है, विंध्य और सतपुरा रेंज देखने के लिए मिलती है। दो ऐसी रिवर जो कि वेस्ट फ्लोइंग है और अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं वो भी हमें पेनिनसुलर प्लेटू में देखने के लिए मिलती हैं, और इन रिवर का नाम है नर्मदा और तापी रिवर। इस पेनिनसुलर प्लेटू में हमें वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स देखने के लिए मिलते हैं। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो एक कॉन्टिन्यूटी में हैं, जबकि ईस्टर्न घाट्स कहीं कहीं से ब्रोकन हैं और अनइवन हैं। वेस्टर्न घाट के वेस्ट में कोस्टल एरियाज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में भी कोस्टल एरियाज़ देखने के लिए मिलेंगे। तो वेस्टर्न घाट के कोस्टल एरिया को वेस्टर्न कोस्टल एरिया कहा जाता है और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में
जो कोस्टल एरिया है उन्हें ईस्टर्न कोस्टल एरिया कहा जाता है, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो थोड़े नैरो हैं और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो थोड़े ब्रॉड हैं। हमने पढ़ा था कि पेनिनसुलर प्लेटू में हमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ देखने के लिए मिलती हैं जो कि ईस्ट फ्लोइंग हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जो हैं वो भी बे ऑफ बंगाल में आकर मिलती हैं और जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं वहाँ वो सुंदरबन डेल्टा को फॉर्म करती हैं। तो हमने यहाँ पर इस मैप की हेल्प से पेनिनसुलर प्लेटू के इम्पॉर्टेंट फिज़िकल फीचर्स के बारे में जाना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो है आपका कोरल आइलैंड के बारे में। कोरल आइलैंड यानी कि प्रवाल द्वीप, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोरल किसे कहते हैं, यानी कि प्रवाल किसे कहते हैं। समुद्र में बहुत सारे टाइनी से यानी कि छोटे छोटे मरीन एनिमल्स, समुद्री जंतु हमें देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। इन्हीं पॉलिप्स के स्केलेटन को हम कोरल कहते हैं, यानी कि प्रवाल कहते हैं। When the living polyps die, their skeletons are left. जब भी कोई पॉलिप मृत हो जाता है तो उसका स्केलेटन बच जाता है, और इस तरीके से जब बहुत सारे पॉलिप्स डेड हो जाते हैं तो उनके स्केलेटन्स बच जाते हैं और उन्हीं स्केलेटन्स के ऊपर कुछ नए पॉलिप्स ग्रो करने लगते हैं और ये ग्रो करते करते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं और बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं, जिसे हम कोरल आइलैंड के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से कोरल आइलैंड की फॉर्मेशन होती है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।